हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम और सन। बहुत सारी वीडियोस की आ चुकी हैं, 4-5 वीडियो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, इससे कई सारे सवाल बनते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा कि सन किस तरह से बना, सोलर सिस्टम कैसे है, ऊट क्लाउड क्या होता है, और हीलियोस्फीयर क्या होता है, क्यूपर बेल्ट क्या होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है, सब चीज़ें हमने समझी हैं। तो काफ़ी अच्छे से टॉपिक को कवर किया गया है। अगर आप सारी वीडियोस देख लेंगे तो सोलर सिस्टम का जो लगभग कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा आपको कवर हो जाएगा। सबके सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस बताना चाहूँगा कि अगर आपने एफआरओ का प्रीलिम्स दे रखा है और आपको मेंस देना है, तो एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो उत्तराखंड में आगामी जितनी परीक्षाएं हैं सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और सभी की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सभी एग्जाम को दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस स्पीड ग्रुप चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैग्नेटोस्फेयर से। काफ़ी चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं, तो आज मैग्नेटोस्फेयर से कवर करते हैं। ये स्पीक्यूल्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, आज करते हैं मैग्नेटोस्फेयर से। तो मैग्नेटोस्फेयर का मतलब ये हुआ कि जो सूरज है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी रहता है, एक चुंबकीय प्रभाव भी रहता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। द सन जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो सन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, दैट एक्सटेंड आउट इनटू स्पेस टू फॉर्म द इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड। इंटरप्लैनेटरी का मतलब ये हो गया कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में, दूसरे से तीसरे प्लैनेट में, यानी कि काफ़ी दूर तक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है सन का। द मैग्नेटिक फील्ड दैट परवेड्स आर सोलर सिस्टम। द फील्ड इज कैरिड थ्रू द सोलर सिस्टम बाय द सोलर विंड। तो अब ये जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस तरह से पूरे सोलर सिस्टम में प्रभावी रहता है? ये सोलर विंड के थ्रू प्रभावी रहता है। सोलर विंड क्या है अपने आप में, ये हम पहले भी देख चुके हैं। हालांकि सोलर विंड अपने आप में इलेक्ट्रिकली चार्ज एक गैस है जो सन से निकलती है और चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैलती है। द वास्ट बबल ऑफ स्पेस डोमिनेटेड बाय द सन्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द हीलियोस्फीयर। ये वही हीलियोस्फीयर है जो हमने कुछ टाइम पहले पिछली वीडियोस में कवर किया था। हीलियोस्फीयर वो स्फीयर होता है या वो एक्सटेंट है, सूरज से वो दूरी है जहाँ तक सन के इन्फ्लुएंस का, सन के ग्रेविटेशन का, मैग्नेटिक फील्ड का, या जो सन की जो सोलर विंड निकलती है वो वहाँ तक पहुँच पाती है। ये लगभग क्यूपर बेल्ट तक होता है, यानी कि नेपच्यून यूरेनस के जो बाद जो होता है, यूरेनस के बाद तक ये रहता है, यानी कि सारे के सारे प्लैनेट्स इस हीलियोस्फीयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है, सिंस द सन रोटेट्स द मैग्नेटिक फील्ड स्पिन्स आउट इनटू ए लार्ज रोटेटिंग। तो अब आता है, सिंस द सन रोटेट्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पिन होती है चारों दिशाओं में, क्योंकि सन भी अपनी अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। तो जब सन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो एक रोटेटिंग स्पायरल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं पार्कर स्पायरल। तो जो पार्कर स्पायरल है वो कुछ ऐसा स्पायरल है कि सन रोटेट करता है, सन इस तरह से घूमता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी घूमता है। दिस स्पायरल हैज़ अ शेप समथिंग लाइक द पैटर्न ऑफ वाटर फ्रॉम अ रोटेटिंग गार्डन स्प्रिंकलर। अगर हमने देखें जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, जहाँ पर एक, अगर मान लेते हैं ये पानी का पाइप है, तो इससे एक ऊपर पाइप निकाल दिया जाता है और यहाँ पर एक स्प्रिंकलर होता है। अब ये क्या करेगा, लगातार घूमता रहेगा और इस तरह से ये पानी छिड़कता रहेगा, इस अपने इन्फ्लुएंस में पानी छिड़कता रहेगा। तो कुछ इस तरह से ये घूमता रहता है। द सन डज नॉट बिहेव द सेम वे ऑल द टाइम। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सन, शुरू में हमने पढ़ा था कि सन अपने आप में डायनामिक नेचर का है, यानी कि सन जो है वो अगर हम कहें स्टैटिक नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि सन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। सन के अंदर निरंतर लगातार एक्टिविटी होती रहती है, वो चेंज होता रहता है, तो वो हर समय एक जैसा बिहेव नहीं करता। इट गोज थ्रू फेजेज ऑफ हाई एंड लो एक्टिविटी विच मेक्स अप द सोलर साइकिल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सोलर साइकिल का सवाल इससे बन सकता है। सन हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं करता, उसमें कुछ हाई एक्टिविटी होती है, कुछ समय ऐसा रहता है सन के अंदर जहाँ पे हाई एक्टिविटी हो, और कुछ समय ऐसा रहता है सन के अंदर जहाँ पे लो एक्टिविटी हो, यानी कि सन कम एक्टिव हो, और इसी को हम सोलर साइकिल का नाम देते हैं, या हिंदी में उसको सौर चक्र कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली एवरी 11 ईयर्स द सन्स जियोग्राफिक पोल्स चेंज देयर मैग्नेटिक पोलैरिटी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक लगभग जो सोलर साइकिल है वो कितने समय की होती है, वो 11 साल की होती है। तो
एक जो 11 साल का जो समय है वो जोग्राफिक पोल्स सन में क्या करते हैं, अपनी जो पोलैरिटी है, मैग्नेटिक पोलैरिटी जो है नॉर्थ साउथ वाली, वो चेंज करते हैं। दैट इज़ द नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स स्वैप, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हर लगभग 11 साल बाद होता है। तो 11 साल का ही हम मानते हैं कि एक सोलर साइकिल या सौर चक्र होता है। ड्यूरिंग दिस साइकिल द सन की जो फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है, कोरोना है, चेंज फ्रॉम क्वाइट एंड काम टू वायलेंटली एक्टिव। तो इससे क्या होता है इस साइकिल से कि सन की जो फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर और कोरोना जो हिस्से हैं सन के, वो पहले अगर शांत हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा वायलेंटली एक्टिव हो जाते हैं। हाइट ऑफ द सन्स एक्टिविटी साइकिल नोन एज सोलर मैक्सिमम इज अ टाइम ऑफ ग्रेटली इंक्रीज्ड सोलर स्टॉर्म एक्टिविटी। तो अब देखिए, जब सन की एक्टिविटी साइकिल अपनी चरम सीमा पे होती है, सबसे ज़्यादा हाई रहती है, तो उस टाइम पे सोलर स्टॉर्म्स जो हैं, यानी कि सोलर से, यानी कि सूरज से निकलने वाले जो तूफान हैं, सोलर स्टॉर्म्स हैं, सोलर विंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, जिसका प्रभाव पूरे वातावरण में, पूरे एटमॉस्फेयर कहते हैं या पूरे हीलियोस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है। सन स्पॉट्स, इरप्शंस कॉल्ड सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस आर कॉमन एट सोलर मैक्सिमम। यानी कि सन स्पॉट होना हो या सोलर फ्लेयर्स निकलनी हो, कोरोनल मास इजेक्शंस हो, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं जिस टाइम पे सोलर मैक्सिमम होता है। लेटेस्ट जो सोलर साइकिल चल रही है वो सोलर साइकिल 25 चल रही है। पहली बात तो ये दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुई थी और अगले 11 साल तक यानी कि 2030 तक चलेगी। वैन सोलर मिनिमम अकर्ड अकॉर्डिंग टू द सोलर साइकिल 25 प्रोटेक्शन पैनल, एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को स्पॉन्सर्ड बाय नासा एंड एनओए, यानी कि नेशनल ओशन एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, और नासा जो यूएसए ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का कहना ये है कि अभी जो लेटेस्ट सोलर साइकिल चल रही है वो सोलर साइकिल 25 चल रही है, जो दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुई और इस टाइम पे सोलर मिनिमम हुआ था। Scientists now expect the sun's activity to ramp up toward the next predicted maximum in जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में माना जा रहा है कि जुलाई 2025 के आसपास सोलर साइकिल में जो सोलर मैक्सिमम है, जिस टाइम पे पूरे हीलियोस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची रहेगी, वो उसी टाइम पे जाकर होगा। सोलर एक्टिविटी कैन रिलीज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एंड पार्टिकल्स, सम ऑफ विच इम्पैक्ट अस हेयर ऑन अर्थ। अब सिंपल सी चीज़ है, सोलर एक्टिविटी की वजह से जो सोलर फ्लेयर्स निकल रही हैं, सोलर कोरोनल मास इजेक्शंस हो रहे हैं, यानी कि जब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ निकलती है तो उसका प्रभाव स्वाभाविक है सभी प्लैनेट्स पे होगा, इंक्लूडिंग अर्थ पे। तो अर्थ पे क्योंकि हम रह रहे हैं तो इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा चिंताजनक विषय है, या हमारी समझ के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा, अनुसंधान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मच लाइक वेदर ऑन अर्थ, कंडीशंस इन स्पेस नोन एज स्पेस वेदर आर ऑलवेज चेंजिंग विद द सन्स एक्टिविटी। तो जिस वजह से धरती का जो वेदर है, मौसम है, वो चेंज होता रहता है, उसी प्रकार से पूरे स्पेस का जो वेदर है, या सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो पूरे जो सोलर सिस्टम में जो स्पेस का जो वेदर है वो भी निरंतर चेंज होता रहता है सूर्य की एक्टिविटी की वजह से। स्पेस वेदर कैन इंटरफेयर। अब देखिए, स्पेस वेदर जो है वो इंटरफेयर कर सकता है किसके साथ? सैटेलाइट्स के साथ जो हमने अंतरिक्ष में लगा रखी हैं, जीपीएस के साथ, रेडियो कम्युनिकेशंस के साथ। ये जो धरती पे जो पावर ग्रिड्स हैं उनको भी बर्बाद कर सकता है, पाइपलाइंस को ख़राब कर सकता है जो तेल या गैस लेके जाती हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ऑन रिकॉर्ड इज़ द कैरिंगटन इवेंट। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कैरिंगटन इवेंट क्या चीज़ थी। तो कैरिंगटन इवेंट एक वो टाइम था जिस टाइम पे सोलर मैक्सिमम हुआ था, या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया था सोलर की वजह से, सूरज की वजह से, सूरज की किरणों की वजह से बहुत ज़बरदस्त एक तूफान आया था जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। द स्ट्रॉन्गेस्ट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो रिकॉर्ड है वो कैरिंगटन इवेंट है, जो एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर है रिचर्ड कैरिंगटन, उनके नाम से दर्ज है। हु ऑब्जर्व द 1 सितंबर 1859 को कि सोलर फ्लेयर जो आई थी, सूरज से निकलने वाली जो किरणें थी, फ्लेयर्स थी, उसने ये इवेंट ट्रिगर किया था। टेलीग्राफ सिस्टम्स जो थे वो उस टाइम पे ख़त्म हो गए थे, सारे स्पार्क आ गए थे। टेलीग्राफ ऑपरेटर्स जो काम कर रहे थे उनको शॉक लगा बहुत ज़बरदस्त, उनको झटके लगे बिजली के, और जो टेलीग्राफ पेपर थे वो उन सब में आग लग गई, यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही मची थी उस टाइम पे। जस्ट बिफोर डॉन द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन के सुबह होने से पहले, स्काईज ऑल ओवर अर्थ इरप्टेड इन रेड, ग्रीन एंड पर्पल ऑरोराज। तो पूरी धरती पे, पूरे सभी जगहों से अगर हम देखेंगे तो लाल कलर की, ग्रीन कलर की और पर्पल कलर की जो ऑरोराज थे, ऑरोराज का मतलब होता है जो हमें आसमान दिखता है रात में। अगर आप फिनलैंड में जाएंगे, नॉर्वे में जाएंगे, रशिया के जो नॉर्दर्न हिस्से में, अगर हम आर्कटिक के नॉर्दर्न हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये ऑरोराज देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे हम, अगर उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम उसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में होते तो हम उसको ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते। द रिजल्ट ऑफ एनर्जी एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द सन इंटरेक्टिंग विद अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये क्योंकि जब सन की जो एनर्जी है, पार्टिकल्स हैं, जब वो धरती के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तब ये घटना होती है।
रिपोर्टेडली द ऑरोराज वर सो ब्रिलियंट दैट न्यूज़पेपर्स कुड बी रेड एज इजीली एज इन डे लाइट। अब देखिए ऑरोराज इतने ज़्यादा थे उस टाइम पे, रात में भी ऑरोराज की रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे आप न्यूज़पेपर तक पढ़ सकते थे। जैसे कि आप दिन की रोशनी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसी प्रकार से आप वहाँ पे बैठ के भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। द ऑरोराज या नॉर्दर्न लाइट्स वर विजिबल एज फार साउथ एज क्यूबा। क्यूबा तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, लेकिन उस टाइम पे क्यूबा तक में भी, क्यूबा, बहामास, जमाइका, एल सल्वाडोर, हवाई, ये बहुत ज़्यादा नीचे हैं एज़ कम्पेरिजन टू नॉर्थ पोल के। यहाँ पर भी हमको जितने भी ऑरोराज थे वो देखने को मिल रहे थे। फिर दूसरा जो इवेंट हुआ वो 1859 के बाद हुआ 1989 में। इसने वापस से एक जियोमेट्रिक स्टॉर्म लेके आया द डिसरप्टेड इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम हाइड्रो क्यूबेक जनरेटर स्टेशन इन कनाडा। अब कनाडा में की बात बताई जा रही है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, वहाँ पे जो जियोमेट्रिक स्टॉर्म की वजह से जो पावर सिस्टम था वो सब फेल हो गया। 1989 फ्लेयर ऑल्सो कॉज्ड पावर सर्जेस दैट मेल्टेड पावर ट्रांसफार्मर्स इन न्यू जर्सी। यूएसए की बात की जा रही है कि ट्रांसफार्मर इतना ज़्यादा गर्म हो गए कि वो पिघल गए। 2005 में एक्सरे जो आए थे, सोलर स्टॉर्म्स डिस्टर्प्टेड सैटेलाइट टू ग्राउंड कम्युनिकेशन, जीपीएस जो सिग्नल्स थे वो 10 मिनट तक करीब खत्म रहे 2005 की फ्लेयर की वजह से। कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ द डे क्या होता है सन पे, 25 अर्थ डे होता है इक्वेटर पे, और 36 अर्थ डे होता है पोल पे। क्योंकि सन डायनामिक है और सन अपने आप में कोई सॉलिड मास नहीं है, वो एक गैस का जाइंट है। इस वजह से उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग तापमान होने की वजह से अलग अलग गति से घूमते हैं। लेंथ ऑफ द ईयर क्या कहें तो सन का अपने आप में कोई साल नहीं है। अगर देखें तो सन का अपने आप में कोई साल नहीं है, बट द सन ऑर्बिट्स द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। लेकिन अगर हम माने धरती के हिसाब से अगर हम देखें कि सन जो ऑर्बिट करता है मिल्की वे के चारों तरफ, वो करीब 230 मिलियन अर्थ ईयर्स लेगा। यानी कि एक अर्थ को जितना साल लगता है उससे 230 मिलियन साल और लगेंगे जिससे कि चारों तरफ घूम सके। स्टार टाइप कैसा है ये, येलो ड्वार्फ मेन सीक्वेंस स्टार है। सरफेस टेम्परेचर फोटोस्फेयर का 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कोरोना का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सूरज की मॉनिटरिंग की बात करें तो नासा और दूसरे जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग इसरो, भारत की जो इसरो है वो सन को 24/7 घंटे हम कहें तो उसको देखते रहते हैं, निगरानी में रखते हैं। नासा ने अभी एक पार्कर सोलर प्रोब भेजा था जो बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहा है सन को पढ़ने के लिए। 14 दिसंबर 2021 में नासा ने अनाउंस किया कि पार्कर हैड फ्लोन थ्रू द सन्स अपर एटमॉस्फेयर। तो यानी कि नासा ने ये कहा 2021 के 14 दिसंबर में कि जो पार्कर है यानी कि जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सन का जो अपर एटमॉस्फेयर है यानी कोरोना है उसके पास गया है एंड सैम्पल्ड पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स देयर। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी स्पेस क्राफ्ट ने सन को टच किया हो या सन के इतने पास गया हो, यानी कि मानव निर्मित चीज़ ने सन के इतने पास वो जा पाया हो। पार्कर सोलर प्रोब इज डिजाइंड टू स्वीप विद इन 4 मिलियन माइल्स यानी कि 6.5 मिलियन किलोमीटर ऑफ द सन सरफेस टू ट्रेस द फ्लो ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी किस तरह से जाती है, किस तरह से फ्लो करती है, उन सबको ट्रेस करने के लिए नासा के द्वारा और यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उनकी मदद के द्वारा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी की मदद के द्वारा पार्कर सोलर प्रोब भेजा गया है टू स्टडी द हीटिंग ऑफ द सोलर कोरोना एंड टू एक्सप्लोर व्हाट एक्सेलरेट्स द सोलर विंड। सोलर ऑर्बिटर जिसको फिर 2020 में लॉन्च किया गया था वो एक जॉइंट मिशन था ईएसए का यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का, टू कलेक्ट डेटा दैट विल हेल्प आंसर अ सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ हीलियोफिजिक्स कि हाउ डज द सन क्रिएट एंड कंट्रोल द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्पेस इन्वायरमेंट थ्रू आउट द सोलर सिस्टम। तो हीलियोफिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है कि सन क्रिएट कैसे हुआ और दूसरा कि वो किस तरह से क्रिएट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है जो सोलर सिस्टम में अलग अलग इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अलग अलग प्लैनेट्स में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, सन उसको कैसे प्रभावित कर रहा है, उन सब की स्टडी हमने उसमें करी है। इसलिए 9 फरवरी 2020 में एक सोलर ऑर्बिटर भी भेजा गया था। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है गाइस। मैं आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।